मध्य प्रदेश में इन दिनों यानी कि एमपी में इन दिनों गरबा को लेकर घमासान मचा हुआ है। गरबा पंडालों में मुस्लिमों को बैन करने के बाद अब एक और विवाद शुरू हो गया है। गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मांग के बाद अब पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक उषा ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया। उषा ठाकुर ने साफ और सीधे शब्दों में कहा कि गरबा फैशन शो नहीं है। पंडालों में फिल्मी गानों, छोटे कपड़ों और टैटू के बढ़ते ट्रेंड पर उषा ठाकुर ने बेटियों के अभिभावकों को नसीहत देते हुए कहा कि बेटियों को सजा धजाकर चौराहों पर नचाना हिंदू समाज बंद करे। माता पिता से अपील की है कि बेटियों को सिर्फ गहनों, वेशभूषा और टैटू तक सीमित न रखें। बेटियां शक्ति की उपासक और साधक बने, इसका भी ध्यान रखें। तो पूर्व मंत्री हैं उषा ठाकुर और इन्होंने बड़ा बयान दिया है। आप देखिए कि उन्होंने साफ तौर पर कहा, क्योंकि नवरात्र 22 सितंबर से शुरू होने वाले हैं और आप सभी को पता है कि जब ये जो नवरात्र पड़ती है उसमें पूरे देश में गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हर जगह पर आपको गरबा करते हुए यहाँ पर महिलाएं, लड़कियां नजर आती हैं। काफी ज्यादा सेलिब्रेशन होते हैं, धूमधाम से उत्सव ये मनाया जाता है। उसको लेकर यहाँ पर एक बड़ा बयान उषा ठाकुर का आया है। जिस व्यवसायिक मानसिकता ने नवरात्रि के पावन पर्व को विद्रूप किया, उस स्वरूप का बदला जाना नितांत आवश्यक है। इसीलिए अभिभावकों से प्रार्थना है कि बेटियां गहने, अपनी वेशभूषा और टैटू के प्रदर्शन तक ही सीमित ना रहें। वो शक्ति की साधना करें, शक्ति की साधक बने। हमारे वेदों में जिक्र है कि कैसा कपड़ा हम पहने। हम सार्वजनिक स्थान पर जाए तो हमारी वेशभूषा से, हमारे सज-धज से सामने वाले के मन में सात्विक भाव का निर्माण होना चाहिए। ये जिम्मेदारी उस महिला की है जो ड्रेसअप करके अपने घर से जा रही है। ये उसके पिता, उसके और वहीं उषा ठाकुर के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि भारत देश के माता पिता संस्कारवान हैं। वो जानते हैं कि बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, उन्हें कपड़े कैसे पहनने हैं। देखिए, ये तो संस्कार की बात है और भारत देश के माता पिता संस्कारवान हैं और उन्हें पता है उनके बच्चों को कैसी परवरिश करना है, कैसा पालना है, कैसा उनको पोशाक पहनाना और कब क्या पहनाना है। और बच्चे भी समझदार हैं। आज के युवा अपनी हदें जानते हैं, कब क्या पहनना, क्या नहीं पहनना है। अब आप हर मामले में अपनी टांग अड़ाएंगे तो ये गलत है। ये एक व्यक्तिगत निर्णय है। या तो कानून बना दीजिए कि कौन सा कपड़ा पहना जाएगा, कौन सा नहीं पहना जाएगा, तो ठीक मान लेंगे सब लोग। और कानून नहीं बनाते हैं तो जबरदस्ती की जो आप ये थोपने की प्रक्रिया, ये बंद करें। एशिया कप में भारत से शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों के हैंडशेक ना करने पर पाकिस्तान टीम ने मैच रेफरी को घेरने की कोशिश की। मैच रेफरी को हटाने की मांग पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फटकार लगाई, जिसके बाद पीसीबी ने मैच बहिष्कार करने की गीदड़ भभकी वापस ली। इन सब के बीच पाकिस्तान एक बार फिर भारत से बेइज्जत होने के लिए तैयार है। 21 सितंबर को देखिए रिपोर्ट। पहले भारत के खिलाफ शर्मनाक हार, फिर मैच रेफरी हटाने पर आईसीसी से फटकार, अब वापस लिया मैच बहिष्कार का प्रस्ताव। 21 सितंबर को बेइज्जती कराने के लिए पाक फिर तैयार। एशिया कप में पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 14 सितंबर को भारत के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान की फजीहत लगातार जारी है। पहले टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। खेल में भारत से हारने से भले ही पाकिस्तान उबर आए, लेकिन भारतीय टीम ने मैच के बाद हैंडशेक न करके
जो हैसियत पाकिस्तान टीम को दिखाई उससे वो उबर नहीं पा रहा है। पहले उसने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को एशिया कप से हटाने की मांग की, जिसे आईसीसी ने सिरे से खारिज कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान की टीम ने 17 सितंबर को यूएई के खिलाफ हुए मैच के बहिष्कार का ऐलान कर दिया, लेकिन आईसीसी के सख्त रुख के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यूएई के खिलाफ मुकाबले का बायकॉट करने का फैसला वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। पीसीबी ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग को लेकर भारी ड्रामा किया, लेकिन आईसीसी के सामने उसकी एक न चली और 1.5 घंटे चले पाकिस्तान के ड्रामे के बाद उसकी टीम को आनन फानन में मैदान पर आना पड़ा और फिर मैच खेला गया। अब सवाल यह है कि आखिर 1.5 घंटे के ड्रामे के बाद आखिर पाकिस्तान आईसीसी के सामने घुटनों पर कैसे आया। दरअसल पाक की टीम एशिया कप से बाहर हो जाती, यूएई की टीम को सुपर 4 में एंट्री मिलती, पाक को 130 से 140 करोड़ का नुकसान होता। एशिया कप में पाकिस्तान की नौटंकी पहली बार नहीं हो रही है। इससे पहले पाकिस्तान ने आईसीसी से 3 मांगे की थी, जहां पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पहली, मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाएं। दूसरी, रिची रिचर्डसन को पाकिस्तान के मैच में रेफरी बनाएं। तीसरी, एंडी पायक्रॉफ्ट पाकिस्तान से माफी मांगे। अब ये तय हो गया है कि इतनी बेइज्जती के बावजूद पाकिस्तान एशिया कप में बेशर्मी से बना रहेगा। ऐसे में पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की अगली तारीख तय हो गई है और वो होगी 21 सितंबर को, जब एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से आमने सामने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 इंडिया। और इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की जीत, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे, और डीयूएसयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव में 4 में से 3 पदों पर एबीवीपी जीती है। एबीवीपी के आर्यन मान अध्यक्ष पद पर जीते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और जब हम आपको खबर ये ब्रेक कर रहे हैं तो 20 राउंड की काउंटिंग हुई, और हर राउंड की काउंटिंग में आपको बताते चले कि आर्यन मान ने एनएसयूआई की जोसलिन नंदिता चौधरी को हराया है। और ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता विनीत इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विनीत, एबीवीपी ने इस बार परचम लहराया है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव में। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें, एबीवीपी ने जो है वो अपना जीत का परचम जो है वो लहराया है। लगातार एबीवीपी जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव की अगर हम बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव में एबीवीपी जो है वो लगातार अपना बेहतर प्रदर्शन जो है वो करती रहती है। इसके साथ ही साथ अगर हम इस बार राजस्थान के एंगल से बात करें तो राजस्थान के कई जो नेता थे उन्होंने भी अपना समर्थन जो है वो एबीवीपी के कैंडिडेट्स को दिया था, और उनको लेकर के वो जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर वो समर्थन दिए थे। कई कार्यक्रम भी जो है वो राजस्थान के नेताओं के जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को लेकर के जो है वो आयोजित किया गया था। और उसके बाद अब हम यह देखते हैं कि जो एबीवीपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत गए हैं, तो एक बड़ी सफलता हम कह सकते हैं। अगर हम पिछले दिनों बात करें, जिस तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है वो रेखा गुप्ता जो है वो भी एबीवीपी से आई थी, और डीयू में जो है उन्होंने भी चुनाव जो है छात्र संघ के चुनाव जो है वो भी जो उन्होंने जीता था। और अब जब रेखा गुप्ता फिर से दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, और जो जिस तरह से अगर हम बात करें दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की चुनाव की बात करें, यहां पर भी बीजेपी के जो सहयोगी संगठन है एबीवीपी, उसने अपनी जीत जो है वो हासिल की है। जी, 3 पदों पे बताया जा रहा है। एक तो अध्यक्ष पद तो बिल्कुल साफ है, और 2 पद कौन से हैं विनीत जिस पर एबीवीपी ने जीत दर्ज की है? जी, मैं जो अभी हमें जानकारी मिल करके आ रही है, हालांकि मैं अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा जो है वो नहीं में हुई है। 4 पद जो होते हैं वो काफी प्रमुख होते हैं, जिसमें मैं अध्यक्ष का पद होता है, उपाध्यक्ष का पद होता है, सचिव का पद होता है, और ट्रेजरर का जो पद होता है वो काफी महत्वपूर्ण जो है 4 पद माने जाते हैं। इसमें से जो जिस तरह से अभी चूंकि इसकी भी आधिकारिक घोषणा जो है वो नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से हम जो रुझान देख रहे हैं, जो ट्रेंड देख रहे हैं, उसमें बीजेपी जो है वो 3 पदों पर आगे चल रही है, जो हमें सूचना मिल रही है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि बीजेपी की एबीवीपी की जो है वो बड़ी जीत जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में जो है वो मिली है। जी,
हाँ, क्योंकि अब छात्र संघ चुनाव हो गया है, सबकी नजरें सुबह से कल, हालांकि जो वोटिंग परसेंटेज था विनीत वो काफी कम था, 39 समथिंग कुछ वोटिंग परसेंट कल हुए थे और आज रिजल्ट आया है। जी निश्चित तौर पर मैं आपको रोकना चाहूंगी विनीत। तो ये जश्न मनाते हैं, जब ये सीट हार जाते हैं तो उंगली उठाते हैं कि ये चीज़ें ऐसी ऐसी क्यों हुई। आप अपनी जीत हुई है जॉइंट सेक्रेटरी पर, ये तमाम चीज़ें आप लोगों की है, बड़ी टफ फाइट आप लोगों ने, किस तरह जीत रही है, क्या मायने हैं, और जो आपके कैंडिडेट आ रहे हैं उनको क्या कहेंगे, जीतने वालों को क्या कहेंगे और अपने लिए क्या? एक तो मैं बहुत दूर बिहार से आकर यहाँ पर संघर्ष करा मैंने 6 साल का, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने मेरी मेहनत को, मेरे संघर्ष को समझा और मुझे 4000 के मार्जिन से जिताया। उसके लिए मैं पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और मैं जीवन भर इस तो आप ये एबीवीपी के छात्र को देख रहे हैं, आर्यन मान की आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए काफी ज्यादा मार्जिन से जीते हैं जोसलिन नंदिता चौधरी, जो कि 3814 वोट से, हालांकि 7वें राउंड में उनको इतने मिले थे, और 8248 वोट 7वें राउंड में अगर हम बात करें तो आर्यन मान को मिले थे। विनीत हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विनीत देखिए एक स्टेटमेंट भी निकल कर आ गया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से, आर्यन मान जिनका नाम सबसे आगे चल रहा था, और हर राउंड की काउंटिंग में, देखिए हम विनीत से कनेक्ट करेंगे, लेकिन हर राउंड की काउंटिंग में लगातार आर्यन मान ही आगे चल रहे थे, और एनएसयूआई की जो अध्यक्ष थी जोसलिन नंदिता चौधरी, उनको उन्होंने हरा दिया है, और काफी वोट का जो डिफरेंस है, मार्जिन जो है वो ज्यादा है, लगभग 4 से 5 हजार को, लेकिन 3 पदों पर ये एबीवीपी ने जीत दर्ज की है। और अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से देखिए एक स्टेटमेंट भी निकलकर सामने आया कि अगर चुनाव हार जाते हैं तो आरोप लगाया जाता है।